हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ये जो हमारा सेशन होने वाला है इसमें हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे पूरे मेंस के प्रोस्पेक्टिव्स के हिसाब से, बहुत ही क्रिस्प नोट के साथ। मतलब आपका नोट्स ऐसा हो जो रेडीमेड टाइप का बने, ऐसा नोट्स हो जिसे हम बहुत आराम से पेपर से एक दिन पहले भी बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर सकें, अगर आपने पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है तो। देखिए, मैं पॉलिटी में बता दूं, जीएस पेपर 2 में जो स्ट्रेटजी वाला पेपर वीडियो आया था उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया था जीएस पेपर 2 की हमें तैयारी अगले 4 महीने में कैसे करनी है, ज़रूर देखिएगा। क्यों इसलिए रीज़न क्या है कि जो हम पढ़ते हैं ना, एग्जैक्टली हमारा कोई टारगेट सेट होता नहीं है। जब किसी भी पढ़ाई में कोई भी टारगेट सेट नहीं होगा ना, आप वहाँ पे हमेशा फेल कर जाओगे। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रह जाएंगी जो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये दिक्कत कर गया। रीज़न क्या है कि हमारे पास स्टैटिक और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी की कमी थी। याद रखिएगा, जो क्रैक कर रहे हैं यूपीएससी, वो यूपीएससी में पढ़ते तो हैं लेकिन उससे अच्छी उनकी तैयारी होती है उस चीज़ को पढ़ने की। मैंने इसीलिए सबसे पहले जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और उसके पहले ही एक वीडियो ले आया था जिसमें पूरे मेंस की कैसी स्ट्रेटजी है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर किसी चीज़ को क्रैक करना है तो एक बहुत अच्छी प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी सेशन की। पॉलिटी में क्या करना है, कुल मिला के 1 यूनिट से 12 यूनिट, जैसा कि आप जानते हैं आपका सिलेबस 20 यूनिट का है, उसमें 1 से 12 यूनिट हमारा प्योर पॉलिटी सेक्शन है, जिसमें करंट अफेयर और स्टैटिक पार्ट दोनों है। उसको हम यहाँ पे बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। एकदम ये समझ लीजिए कि बहुत ही क्रिस्प नोट के साथ चीज़ों को सिर्फ उसी डायरेक्शन में पढ़ना है जो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की डिमांड है, क्योंकि आगे भी यूपीएससी उसी टाइप के ही क्वेश्चन पूछेगा, बस बात कुछ अलग होगी, थोड़ी घुमा के होगी। बस हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन को अपने जो हमारा सांचा होगा उसी में हमें फिट करना है। आंसर राइटिंग पे हम लोग क्या करेंगे, टिप्स ढूंढेंगे, याद रखने की टेक्निक ढूंढेंगे, क्या क्या पॉइंट्स इसमें आना चाहिए वो याद रखेंगे। बस इन बातों को लेके आगे बढ़ेंगे। अगले 40 से 50 सेशन आप हमारे साथ रहिएगा। 1 से 12 यूनिट आपकी एकदम ज़बरदस्त। कहीं भी आपको दिक्कत आएगी, ये मुझे लगता है कि नहीं आएगी अगर आपने सही से किया तो। ठीक, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। तभी ये मैं क्यों बता रहा हूँ, रीज़न क्या होता है, बहुत सारे लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो डायरेक्शन गलत हो जाती है, इस वजह से समस्या आती है। मुझे इन नोट्स का काफ़ी फ़ायदा मिला है और आपको भी मिलेगा, इतना मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ को यूपीएससी के जो कॉन्सेप्ट है उस पे ही फोकस करता हूँ, चाहे वो पीवाईक्यू हो, चाहे उसका पैटर्न की बात हो, या टॉपर्स की जो कॉपीज़ होती हैं उस पे। क्योंकि वो जो लिखते हैं वही से हमें कुछ पता चलता है कि एग्जैक्टली इस टाइप से हमें लिखना है। हिंदी मीडियम में चुनौतियाँ ज़रूर हैं लेकिन कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर किया जा सकता है। ठीक, तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। साथ बने रहिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, 1 यूनिट से 12 यूनिट बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो यूनिट नंबर 13, जिसमें जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव विकास की बात की गई है। यूनिट नंबर 14 जिसमें भूख से संबंधित विषय हैं वो। यूनिट नंबर उसके बाद 14 और 15 ये हमारे प्रशासन से है, मतलब गवर्नेंस से रिलेटेड है, उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी पॉलिटी का है तो आप क्या करिए, पॉलिटी पे ध्यान दीजिए और 2 महीने मेरे साथ रहिए। सितंबर और अक्टूबर बहुत अच्छे से 40 से 50 सेशन आएंगे, लेकिन दिक्कत कहीं नहीं रहेगी, आपकी पॉलिटी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। ठीक, मुझे लगता है इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा हो गया, पर कोई बात नहीं, मेंस की क्लास है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है चीज़ों को समझने के लिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग बाकायदे। क्या बनना है ध्यान रखिएगा, आईएएस 2023 में। चलिए बात करते हैं यूपीएससी 2023। हमारा टारगेट है जीएस पेपर 2 यूनिट 1 से 12 तक, शासन व्यवस्था, संविधान तथा राज्य व्यवस्था, ये इसका टॉपिक है जो 1 से 12 में दिया गया है। यूनिट 1 आज हम लोग चर्चा यूनिट 1 पे करेंगे। और यूनिट 1 जैसे हर यूनिट की लगभग 2 से 3 सेशन आएंगे, उसी 2-3 सेशन में चाहे जितना लंबा वीडियो हो, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, जितना भी होगा, मैं 3 से 4 ही सेशन में पूरा 1 यूनिट कंप्लीट कराऊंगा। और उसके जितने डायमेंशंस हो सकते हैं याद करने के, जितने ट्रिक्स हो सकती हैं, हर ट्रिक को मैं लेकर आऊँगा। आप विश्वास करिए, आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन साथ जुड़ेंगे तभी कुछ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 1 हमारी कहती है भारतीय संविधान
ऐतिहासिक आधार, मतलब जो भारतीय संविधान है उसका ऐतिहासिक आधार, उसका विकास, उसकी विशेषताएं, उसके संशोधन तथा उसके महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। अगर आप जो ये हमारा यूनिट 1 दिया है, इसका जो सिलेबस है, अगर इसी को डिकोड किया जाए तो एक बात ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रावधान याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रावधान क्या आप मानोगे? एग्जैक्टली तो सब कुछ महत्वपूर्ण ही है ना संविधान में, क्योंकि तभी तो एक लिमिटेड बुक है वो, है ना। तो यहाँ पे जो होगा महत्वपूर्ण प्रावधान, ये हमारा पूरी पॉलिटी में चलता रहेगा बीच बीच में। वो चीज़ हम लोग हमेशा इंटरलिंक करेंगे किससे? अपने यूनिट 1 से। लेकिन यहाँ पे मुख्य प्रमुख प्रावधान क्या है ना, सीधी सी बात है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। बुनियादी संरचना मतलब किस पर टिका हुआ है, ये सब बातें हमें इसमें करना है और मेंस के प्रोस्पेक्टिव से करना है, ना कि रटने के प्रोस्पेक्टिव से। तो एक बात ध्यान रखिएगा, दिमाग का ढक्कन हमेशा खुला रहे, चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के बारे में ज़्यादा सोचिएगा, लिखने और रटने के बारे में कम। यूपीएससी का एग्ज़ाम है, अगर आप कंपिटेंट हैं, लिखने में बहुत अच्छे हैं, आपका माइंड एब्जॉर्ब करके चीज़ों को पेन पे उतार पा रहा है, पेपर पे आप उतार पा रहे हैं, आपको समस्या नहीं आएगी। लेकिन रट के करेंगे तो समस्या हमेशा बनी रहेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या करना है, बहुत सारे डायमेंशन से चीज़ें समझनी है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि जो ये यूनिट 1 है वहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं आज तक। मेरा जो क्राइटेरिया है वो 2014 से मैंने लिया है, क्योंकि उसके बाद से ही नया ट्रेंड आया है। तो 14 से लेके 21 तक जो अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उनकी बात हम लोग करेंगे। जल्द ही 2022 का एग्ज़ाम होगा तो उसकी भी कॉपी, मतलब हम लोग देखेंगे कि यूनिट 1 से कोई क्वेश्चन आया है कि नहीं, या जितने यूनिट हम लोग कवर किए रहेंगे उतना। इस बात को ध्यान रखिएगा। नोट आप एज इट इज़ बनाइएगा, बढ़िया से एकदम क्रिस्प नोट्स बनाइएगा, बस उसको लिखने की बार बार कोशिश करेंगे। उम्मीद रहेगी हर एक क्लास के अंतर्गत एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसको आप आंसर राइटिंग करिएगा। शुरू करें? चलिए, यहाँ पे सबसे पहला यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछती है, चर्चा कीजिए कि वे कौन से संभावित कारक हैं जो भारत को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में प्रदत्त प्रावधान के अनुसार अपने नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता को अभिनियत करने से रोकते हैं। अब ये देखिए, ये क्या है, आपका एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। क्या? नीति निर्देशक तत्व। अब सवाल जो है, आप खुद सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से संभावित कारक हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हैं और उनके अनुसार सिविल संहिता, जो समान सिविल संहिता है, उसको अभिनियत करने से रोकते हैं। मतलब समान सिविल संहिता ना लाई जाए, उसके लिए क्या नीति निर्देशक तत्व में ऐसा कोई प्रावधान है? ये बात है क्वेश्चन की। लेकिन जब तक हमें नीति निर्देशक तत्व को जड़ से अच्छे से चीज़ें नहीं पता, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से कैसे पढ़ना है ये नहीं पता, तब तक ये क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2016 का है। ये क्वेश्चन कितना शब्द में था? 200 शब्द में, लगभग 12.5 नंबरों के आपको लिए लिखना था। अगला सवाल है, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम ने उन अत्यावश्यक तत्वों और विषमताओं, यदि कोई हों, उन पर चर्चा कीजिए जिन्होंने दिल्ली के प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और उप राज्यपाल के बीच हाल में समाचार में आए मतभेदों को पैदा कर दिया है। क्या आपके विचार में इससे भारतीय परिसंघीय राजनीति के पर्यावरण में एक नई प्रवृत्ति का उदय होगा? 200 शब्द, 12.5 अंक। ये प्योर करंट अफेयर का क्वेश्चन था, लेकिन आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि संविधान में 69वां संशोधन क्या था दिल्ली को लेके। तो क्यों कहा गया ये? क्योंकि यहाँ पे लिखा है सब भारतीय संविधान के संशोधन, तो ये कहीं ना कहीं यूनिट 1 से ये क्वेश्चन जुड़ता है। क्योंकि आप जानते हैं उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी 2015 में। इस वजह से क्या हो रहा था, लगातार क्रिटिसाइज़ की जा रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस वजह से ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा। काफ़ी शानदार क्वेश्चन था। हमें क्या करना है, इस टॉपिक को ध्यान रखिए। ये सब क्वेश्चन क्या है, आपको झलकियाँ दिखा रहे होंगे। यार कोई बड़ा मुद्दा चल रहा है ना, तो उसको करना चाहिए। जैसे आजकल देखिए क्या बड़ा मुद्दा चल रहा है, विधायकों को हमेशा क्या किया जा रहा है, एयरलिफ्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है दल बदल कानून से है। तो हो सकता है यूपीएससी 2022 में या 23 में आने वाले समय में आपसे दल बदल पे बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछ सकती है। तो उसके लिए तैयार रहना है, इस टाइप से हमें रेडी करना है। चलिए अब अगले बात करते हैं। फिर से 2016 में क्वेश्चन आया था, उद्देशिका प्रस्तावना में शब्द गणराज्य
के साथ जुड़े प्रत्येक विश्लेषण पर चर्चा कीजिए। क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय हैं? 200 शब्द, 12.5 अंक। अब आप सोचिए, उद्देशिका क्या है? हमारा जो संविधान है उसकी बहुत इम्पोर्टेंट विशेषता है ना, और महत्वपूर्ण प्रावधान भी है। तो इस वजह से कहा जाए कि जो भारतीय संविधान है उसका बुनियादी ढांचा भी उसी पे टिका हुआ है। तो कहीं ना कहीं उद्देशिका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, उद्देशिका आपने बहुत पढ़ा होगा, क्या आपने कभी इस टाइप से पढ़ा? कि आपको सोचने की ज़रूरत है कि यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन को आप टैकल कैसे करेंगे, कैसे 200 शब्द आप निकालेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, यही चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे अच्छे से। तो चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल फिर से 2016 में, आप सोच रहे हैं 2016 में 3 क्वेश्चन यूनिट 1 से आए। लिखा है, क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था? चर्चा कीजिए। 200 शब्द, 12.5 अंक। किस अधिनियम की बात हो रही है? 1935। तो ये क्या है? ऐतिहासिक आधार और संविधान का विकास। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो हम लोग भी कुछ ऐसी तैयारी करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। जिस दिन आपकी यूनिट 1 खत्म होगी, ये सब क्वेश्चन आप टैकल करने लायक हो जाएंगे, और बस आपको आंसर राइटिंग करनी है। धीरे धीरे चीज़ों को आपको बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 2017 की। संविधान 101वें संशोधन अधिनियम 2016 के प्रमुख लक्षणों को समझाइए। मतलब जो 101वां संविधान संशोधन हुआ था उसके प्रमुख लक्षण क्या हैं उसको बताइए। क्या आप समझते हैं कि यह करों के सोपानिक प्रभाव को समाप्त करने में तथा और माल तथा सेवाओं के लिए साझा राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने में काफ़ी प्रभावकारी है? 250 शब्द, 15 अंक। तो 2017 के बाद से आप जानते हैं कि यूपीएससी 15 नंबर और 10 नंबर की ही क्वेश्चन पूछ रही है। तो कभी भी आपसे 12.5 भी पूछ सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस अंध में विश्वास में मत जाइएगा कि नहीं यार 15 नंबर का ही आता है, 10 नंबर का ही आता है। तो इसीलिए हर टॉपिक पे कम से कम 200 शब्द आपकी जेब में हो, है ना। ये क्वेश्चन पूरी तरह से जीएसटी पे है, क्योंकि नया उस समय जीएसटी लगा था। 101वां नया संविधान संशोधन आया था, वैट को हटाया गया था। तो यहाँ से सीधा यूपीएससी ने करंट पे क्वेश्चन पूछा है। हमें करंट को लेके इसी चीज़ को लेके तैयार रहना है। इसीलिए कहा जाता है द हिंदू वगैरह, या फिर को क्या करना है, रेगुलर पढ़ना है, या कोई मैगजीन वगैरह आप लगातार पढ़ते रहिए। पढ़ते रहने का मतलब ये नहीं है कि उसको रटना है यार, अपने दिमाग का डब्बा खोलने का मतलब है। बस सीधी सी बात, ये बात ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2019 में। ये अगला क्वेश्चन आया। 18 में हमें यूनिट 1 से ऐसे कोई क्वेश्चन मिले नहीं, मैंने पूरा पेपर अच्छे से खंगाला था। क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, बल्कि नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है? व्याख्या कीजिए। ये क्या है? आपकी संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि नहीं? तो इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे आना लाजमी है। और क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ, क्या कह रहा है? क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, बल्कि नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है? और सीधी सी बात है, हमारा संविधान नियंत्रण और संतुलन वाला ही है। कोई कठोर पृथक्करण नहीं कहा गया है कि राज्य और केंद्र के बीच में जो शक्तियों का पृथक्करण होगा वो बहुत टफ है, टफ नहीं है ना। कहीं ना कहीं नियंत्रण और संतुलन का आधार है। लेकिन लिखोगे कैसे? एग्जैक्टली यही ना, यही तो आपको पता होना चाहिए। लिखोगे कैसे भैया? ठीक, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 2021 में एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। संवैधानिक नैतिकता की जड़ संविधान में ही निहित है और इसके तात्विक फलकों पर आधारित है। संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिए। 150 शब्द, 10 नंबर का सवाल था। सवाल देखिए, संवैधानिक नैतिकता। अब आप कहेंगे कि ये क्या है? देखो मैं बताऊं, इस क्वेश्चन को टैकल करने का सबसे इजी तरीका ये था कि जैसे मान लीजिए नैतिकता क्या होती है। आपने इथिक्स में पढ़ा होगा ना कि एक व्यक्ति है तो उसका नैतिक कर्तव्य बनता है कुछ बेहतर करने का, है ना। समाज के लिए कुछ बेहतर करने का, या समाज में किसी भी व्यक्ति को आपको चोट नहीं पहुंचानी है ना, ये आपका नैतिक धर्म है। ठीक, किसी प्राणी की बचाव करना है, ये आपका नैतिक धर्म है, नैतिक कर्तव्य है। उसी हिसाब से संविधान नैतिकता क्या है?
और जो न्यायिक निर्णय है, मतलब जो कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट हो, या फिर उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय हैं, वो जो न्यायिक निर्णय ले रहे हैं, क्या उसमें संविधान की नैतिकता को शामिल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, या उसके आधार पे आप इसकी प्रासंगिकता को बताइए। सीधा सा क्वेश्चन यही था। और ये क्या है, ये बताइए ना, ये क्या है, संविधान की एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। लेकिन यूपीएससी का जो डायमेंशन है ना, वो कहीं से किताब से हट के है पूरी तरह से मेंस का। अब वो सीधा ये पूछ रही है कि आपने जो संविधान पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप कितना उसको समझ पाए हो। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है। जब आप पूरा यूनिट 1 कंप्लीट कर लेंगे मेरे साथ, तो आपको लगेगा हाँ यार ये क्वेश्चन लिखा जा सकता है। लेकिन बस उसने शब्द को चेंज किया है। उसने क्या किया है, शब्द को चेंज किया है, यहाँ नैतिकता ला के आपको थोड़ा डराने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे, शुरुआत करते हैं। तो ये क्वेश्चन 2021 तक था यार, उसके बाद याद कोई क्वेश्चन मुझे यूनिट 1 लायक मिला नहीं जो यूनिट 1 का था। हाँ, यूनिट 2 और 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन आए हैं। इसके बारे में जब शुरुआत करेंगे तब देखेंगे। अभी आप यूनिट 1 पे अच्छे से फोकस करिए, हमें ये कंप्लीट करना है मैक्सिमम 3 सेशन में। ठीक, अगर सेशन थोड़ा लंबा हो तो प्लीज़ पूरा देखना, नहीं तो क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यूनिट 1 शुरू कर रहे हैं। यूनिट 1 में हमें पता है सबसे पहला क्या है, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार और विकास। इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो इसके पहले अंग्रेज की सरकार थी, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया हमारे साथ, जो भी उन्होंने नियम लाए, जो भी उन्होंने कानून लाए, कहीं ना कहीं उन कानूनों से, उन नियमों से, उन एक्टों से हमें क्या मिला, बहुत ज़्यादा सीख मिली। उन सीख के जरिए अपनी विविधता को समझते हुए भारत सरकार में जितने लोगों को नामित किया गया था संविधान बनाने को लेके, उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे से संविधान बनाया। तो सीधी सी बात है, उन्होंने कहीं ना कहीं बेस किसको लिया होगा, पीछे के कानूनों को या दूसरे देश के संविधानों को। यही तो उसका विकास क्रम रहा होगा, सीधी सी बात है, और वही उसका ऐतिहासिक आधार रहा होगा। इसीलिए यूपीएससी ने 2016 में सीधा 1935 के भारत परिषद या भारत शासन अधिनियम पे सीधा सवाल पूछ लिया है। तो हमें क्या करना है, इसी बात को ध्यान रखना है और इसी हिसाब से चीज़ें पढ़नी है। ये सब चीज़ें आप कहाँ पढ़ेंगे, आप अपने हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, पॉलिटी के प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ेंगे, फैक्टों को याद करेंगे। लेकिन मेंस के हिसाब से कैसे पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ क्या लिखा है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 84 आया पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर्ड एक्ट, 1813 का चार्टर्ड एक्ट, 1833 का चार्टर्ड एक्ट, 1853 का चार्टर्ड एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, फिर 1892, फिर 1909, फिर 1919, फिर 1935, फिर 1947। ये टोटल क्या है, ये बताइए ना। ये टोटल हमें यही समझाएगा कि ये आधार क्या है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन आपसे मान लीजिए बनता है कि भारतीय संविधान का जो ऐतिहासिक आधार और विकास क्रम को समझाते हुए यह प्रस्तुत कीजिए कि भारत का जो संविधान है वो विश्व में सबसे बेहतर संविधानों में से एक है, ऐसा क्यों। अब यही सवाल आया यूपीएससी में 10 नंबर का। तो आप क्या करेंगे, इन सब को क्या करेंगे, लिख देंगे, क्या नंबर नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, इसको तर्क वितर्क करके आपको समझाना पड़ेगा, नहीं भैया इस वजह से ऐसा था, इस वजह से ऐसा था, इस वजह से हम आगे बढ़े, तब जाके यूपीएससी में नंबर मिलेगा, है ना। तो उसको क्या करना है, हमें उसी हिसाब से अपने नोट्स भी होने चाहिए, जिससे हम क्या कर सकें, किसी में विशेषताओं में, उसकी चर्चा में क्या चीज़ें पुट है, क्या इनपुट है, इसको शामिल किया जाए। ठीक, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए हमें पता है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन किया गया, क्योंकि उसके पहले कौन था, जनरल था, मतलब गवर्नर होता था। फिर क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक, और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट क्या की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यही दो बातें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा यूपीएससी के मेंस प्रोस्पेक्ट से कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और यार ये बताओ, 150 नंबर का सवाल आता है, 150 शब्द का सवाल आएगा या 250 का आएगा, कितना लिख लोगे, टाइम ही नहीं होता, इन सब को क्या कवर कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। हमें तो सिर्फ क्रिस्प बातें करनी है ना, क्योंकि इतना बड़ा रेगुलेटिंग एक्ट तो था नहीं कि ये पूरा संविधान लिख दिया और सब यूपीएससी इस पर सवाल पूछने वाली है, कभी नहीं हो सकता। चलिए आगे, अब इसके आगे जो बढ़ता है 1873 चार्टर्ड एक्ट आया, उसने क्या किया,
जो गवर्नर जनरल था बंगाल को, उसको क्या बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। फिर 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया तो क्या बना गया, भारत का वायसराय। 1950 में हमारा संविधान लगा तो उसी को क्या बना दिया गया, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, बताएंगे कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये बातें आई, धीरे धीरे उसी का विकास करते हुए आज राष्ट्रपति का पद हमें इसी से मिला है। यहाँ तक कोई समस्या, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपने कई जगह पढ़ा होगा, उम्मीद है आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब अगली बात करेंगे हम लोग 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये क्या कहता है, बम्बई तथा मद्रास प्रांत बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। कब, 1784 में। तो आप बताएंगे वर्तमान में राज्यों में केंद्र का नियंत्रण इसी आधार की प्रेरणा से प्राप्त होता है कि नहीं। अब आप बताएंगे 1784 में क्या हुआ, मद्रास और मुंबई और मद्रास को क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर था उसके अधीन किया गया। तो कहीं ना कहीं केंद्र क्या करता है, राज्यपाल को क्यों भेजता है, क्योंकि वो क्या करे, नियंत्रण कर सके किसके ऊपर, राज्यों के ऊपर। ये कहीं ना कहीं उस समय की ही देन तो है जो आज हमें यहाँ तक पहुँचाई है। आगे बात करते हैं 1773 का चार्टर एक्ट। इसने क्या हमें दिया, जो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो सिर्फ एक बात है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन उससे हमने क्या सीखा, उससे हमने ये सीखा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 कहता है संपूर्ण भारत में निर्बाध रूप से व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये कौन देता है हमें, भारतीय संविधान, किस अनुच्छेद के तहत, 301। और ये हमने कहाँ से सीखा, कहीं ना कहीं 1773 का जो चार्टर्ड एक्ट आया था उसने एकाधिकार कंपनी का खता समाप्त कर दिया था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी कई कंपनियां काम करने आ सकती थीं। याद रखिएगा यूपीएससी के जो कॉपी चेकर होते हैं वो आपसे बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं। आपको बस वहाँ लिंक करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा विस्तार में बताने की नहीं। वो यही चाहते हैं, आपको पता है कि नहीं, आप लिंक कर दिए हम समझ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए शॉर्ट नोट्स में इंग्लिश मीडियम सबसे ज़्यादा लिखता है, उसके पीछे यही रीज़न है। अगला है 1833 का चार्टर्ड एक्ट। ये क्या कहता है, बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर बना दिया गया। अब देखिए यहाँ पे जो था कि जो बंगाल का गवर्नर है उसको क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर बना दिया गया। इन्हें सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों की सभी शक्तियाँ दे दी गई, ठीक है भैया। हमने अभी क्या पढ़ा था इसके पहले, जब 1773 पढ़े थे कि ठीक है 1833 में हमें गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल बनाया, ठीक है। इन्हें सैनिक, असैनिक, राजस्व संबंधी मामूली शक्तियाँ दे दी गई। तो उसी हिसाब से हमने क्या सीखा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत एक राष्ट्रपति होगा, तथा अनुच्छेद 53 क्या कहता है, ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब सैनिक, असैनिक, राजस्व सब संबंधी जितनी शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के पास होती हैं, और कार्यपालिका क्या करती है, सिर्फ उनकी बातों को मानती है, मतलब राष्ट्रपति जो कहते हैं वो करती हैं। पर ऐसा दिखता है, लेकिन होता क्या है, कार्यपालिका जो कहती है वो राष्ट्रपति करते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, जो राष्ट्रपति है उसकी जो शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं कहाँ हैं, मतलब राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं वो शक्तियां वो किसके द्वारा प्रयोग करता है, कार्यपालिका के द्वारा, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग 1853 का चार्टर्ड एक्ट। ये क्या कहता है, कानून संबंधी प्रस्तावों पर गवर्नर की अनुमति अनिवार्य कर दी गई। तो हमारे यहाँ भी तो यही है, जब कोई विधेयक पास होगा तो बिना राष्ट्रपति के साइन के वो कानून नहीं बन सकता। हमने यहीं से सीखा है कि नहीं सीखा। तो अनुच्छेद 111 विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता। दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट। आप ये सब एग्ज़ाम में लिख के आइएगा, क्यों नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन जितना होगा ना, जिस टाइप का क्वेश्चन होगा आप इन्हीं उत्तरों को उस रंग में ढालेंगे। वो कैसे मिलेगा, हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और बहुत सारे आंसर राइटिंग करके, तभी आप एक बहुत अच्छे आंसर को फ्रेम कर पाएंगे। मैं कह रहा हूँ ना, इसके लिए भी हम लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं। अभी तो हमारा पहला दिन है यार, है ना। चलिए आइए बात करते हैं आगे। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, मतलब महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया। क्योंकि आप जानते हैं 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद क्या हुआ,
कंपनी का शासन हटा दिया गया, महारानी विक्टोरिया का शासन आया, उन्होंने घोषणा पत्र दिया कि मतलब 3 बातें इंपॉर्टेंट है उनके घोषणा पत्र में। पहला, भारत के साथ स्वतंत्र व्यवहार करेंगे, मतलब पहले जालिमों की तरह व्यवहार करते थे, जानते हैं। इन्होंने कहा हम स्वतंत्र व्यवहार करेंगे, मतलब सबको सम्मान, सबको इज्जत दी जाएगी और सबको स्वतंत्रता दी जाएगी। दूसरा, प्राचीन रीति रिवाजों का संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। मतलब मेरे रीति रिवाज कुछ और हो सकते हैं, किसी दूसरे धर्म के कुछ और हो सकते हैं, किसी तीसरे धर्म के कुछ और हो सकते हैं। तो आप क्रिश्चियन होके यहाँ आएंगे और अपनी बातें थोपेंगे, वो कैसे मान ले? तो इन्होंने कहा कि भैया हम प्राचीन रीति रिवाज जो हैं उनको क्या करेंगे, संरक्षण देंगे। अगली बात उन्होंने कहा, बिना भेदभाव के योग्यता अनुसार भारतीयों को सरकारी नौकरी में जगह देंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें कहाँ से आई, महारानी के घोषणा पत्र से। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा भारत के स्वतंत्रता व्यवहार मतलब अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का पूरा अधिकार देता है कि पूरे भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं, है कि नहीं। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हमें, क्योंकि उस समय समस्याएं तो रही होंगी, भले ही इन्होंने कहा लेकिन समस्याएं थी, हमने सीखा वहाँ से। जब सीखा तो हमने उसको कहाँ डाल दिया, मूल अधिकार में, ठीक। ये भी मूल अधिकार है। अगला, बिना भेदभाव के सरकारी नौकरी, हम याद करिए अनुच्छेद 16 सीधा सीधा यही कहता है कि नौकरी में क्या होगा, बिना भेदभाव के किसी भी भारतीय को आ सकता है, सीधी सी बात है ना। तो ये बात क्या रही, हमने कहाँ से सीखा, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से। ये सब चीज़ें आप अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे बहुत बेहतर होगा। चलिए अब अगली बात करते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ये क्या कहता है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। अब खुद सोचिए, वायसराय को क्या मिला 1861 में, अध्यादेश जारी कर सकता था। मतलब अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट समय है जहाँ पे संसद नहीं चल रही है या कुछ है तो अध्यादेश मतलब तुरंत के तुरंत कानून बन सकता है वो। लेकिन वो शक्ति इस समय किसके पास है, भारतीय राष्ट्रपति, आप जानते हैं। तो अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत मतलब 123 के तहत राष्ट्रपति को आपातकालीन परिस्थितियों में यह शक्ति प्राप्त है, किसकी, अध्यादेश की। अब ये कहीं ना कहीं हमें कहाँ से मिला, सीधी सी बात है यहीं से मिल रहा है। तो ये क्या है, हमारा मेंस पढ़ने का ये प्रोस्पेक्टिव होगा और क्रिस्प, छोटा, बेहतर, और हम क्या कर पाएंगे, अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ज़बरदस्त कर पाएंगे। अगली बात आती है 1861 की मुख्य बातें क्या थीं। पहला, कानून के निर्माण में भारतीयों की भागीदारी, वायसराय के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। आज भी ध्यान रखिए, हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा में क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, कला या इससे संबंधित हो गया, याद करिए, होता है ना, साहित्य से संबंधित हो गया तो उसको मनोनीत किया जाता है। हमने कहीं ना कहीं यहीं से सीखा है। आगे, प्रांतों के लिए विधानमंडल का गठन, आज भी तो है, विधानमंडल हर राज्य में है। आगे, प्रांतों को कानून बनाने की शक्ति यहीं से मिला हमें। तो ये बात आप बहुत अच्छे से कोट कर सकते हैं, या यूपीएससी हो सकता है 1861 पे इकलौता सवाल पूछ ले तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के माध्यम से पूरा बहुत अच्छे से मढ़ के रख देंगे। इससे ज़्यादा जानने है ही नहीं तो क्या जानोगे, है ना, इतना बहुत है। आगे अगला है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार। अनुच्छेद 112 बजट संबंधी प्रावधान यही कहता है कि सदस्य सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, है कि नहीं। सीधा सीधा हमारा संविधान कहता है कि अनुच्छेद 112 के तहत बजट संबंधी प्रावधान किया गया है और बजट में अगर किसी बात को लेकर किसी समस्या है किसी सदस्य को तो वो पूछ सकता है। और ये कहीं ना कहीं हमें कहाँ से मिला, 1852 के भारत परिषद अधिनियम से सीख मिली कि वहाँ से ये चीज़ें हैं तो एक्सेप्ट किया जाता है। आगे 1919 का भारत परिषद अधिनियम, ये क्या कहता है, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कर दी गई। आप भी जानते हैं उस समय जितने मुस्लिम थे वो सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है तो उनको मुसलमान ही वोट दे सकते थे। इस टाइप की शुरुआत की गई कब, 1919 में, जिसे सांप्रदायिक चुनाव कहा गया। ये बताइए, यह चुनाव किसी न किसी देश के लिए खतरा है, सीधी सी बात है ना। वहाँ पे लोगों की आज़ादी छिनेगी। तो अगर ऐसा है तो भारत ने क्या सीखा, भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 325 में स्पष्ट कहा है, क्या कहा है कि धर्म, जाति, लिंग या वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति को वोट देने से वंचित नहीं किया जाएगा। क्योंकि हमने इससे सीखा कि उस वजह से ही आज इतनी बड़ी टूट हुई, भारत कई खंडों में बिखरा। उसके पीछे क्या रीज़न था, सीधी सी बात है, सांप्रदायिक कर देंगे तो सांप्रदायिकता तो बढ़ेगी ना। तो इस वजह से हमने ये चीज़ सीखी। अगली बात है
1919 भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अब ये जो आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो सुधार था, इन्होंने क्या कहा कि पहली बार भारत में दोहरे शासन तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। प्रत्यक्ष मतलब हम क्या करेंगे, सीधा चूज कर लेंगे, आइए भैया आप, ये होता है प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब सबको अलग से क्या करो, बैलेट पेपर में डाल दो, गिनेंगे किसको जनता ने वोट दिया, वो अप्रत्यक्ष है। लेकिन प्रत्यक्ष मतलब सीधा चुनेंगे। ठीक, अब लिखते हैं, यहीं से उत्तरदायी सरकार की अवधारणा भारत में विकास हुआ। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग 1926 में इसी अधिनियम के तहत गठित हुआ। तो यहाँ आप बता सकते हैं कि दोहरा शासन, सीधी सी बात है, दोहरा शासन का मतलब होता है कि आपके ऊपर जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं एक नहीं दो होगी, इसे कहते हैं दोहरा शासन। ठीक, और भारत में भी आप जानते हैं दोहरा शासन है, एक राज्य सरकार का और एक केंद्र सरकार का। वैसे अपने यहाँ तीसरा भी है, जो हमारे नगर पालिकाएँ वगैरह हैं ये भी आती हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ से उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार का मतलब होता है जो भी वो बजट लेकर आई है, जो भी वो कार्य कर रही है, जो भी वो उसने स्कीमें लाई हैं, अगर उस स्कीम में वो काम नहीं कर पा रही है तो उसकी जवाबदेहिता बनती है कि आपने स्कीम का कितना पूरा किया, या आपने अगर इतना बजट लाए हैं तो उस बजट में पैसा कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, कितना हुआ, इसे कहते हैं जवाबदेहिता। याद कीजिए, संसद में जब होता है तो मंत्री क्या करते हैं, पूरा बताते हैं कि इतना इतना ब्यौरा था, ये खर्चा था, तो इसे कहते हैं उत्तरदायी सरकार। तो ये कहाँ से मिला आपको, 1919 से। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई समस्या हुई होगी। इससे ज़्यादा अब मुझे लगता है कि आप फैक्ट बहुत पढ़ेंगे, विश्वास करिए, जब आप आधुनिक भारत पढ़ेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास, तो आप बहुत फैक्ट पढ़ेंगे इन सब के बारे में। लेकिन यूपीएससी के हिसाब से क्या इम्पोर्टेंट है वो बस यही है, किस चीज़ को लेके, मेंस को लेके। ठीक है, और पॉलिटी सेक्शन करना है यार, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे पढ़ते हैं, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये मैंने आधे पंजे में पेज में लिया है। रीज़न क्या है, यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछी है, तो क्या पता फिर हमें मिल जाए, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा बातें ध्यान रखिएगा। तुरंत एक डायग्राम आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, फोटो खींच लीजिए अपने दिमाग में इसको, कि जब भी भारत शासन अधिनियम आएगा तो इन बातों को मैं ध्यान रखूँगा। पहला, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, मतलब प्रांतों को जोड़ना आसान है, अनिवार्य है, मतलब जितने प्रांत हैं वो भारत संघ के हिस्सा होगा, लेकिन रियासतें अनिवार्य नहीं थीं। ये किस में कहा गया, भारत शासन अधिनियम 1935 में। लिखित रूप में केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन किया गया, लिखित रूप में किया गया, जिसमें संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची बनाई गई। आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है, तो आप बता सकते हैं भैया ये था। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, आज भी हर एक राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जा रही है। आगे, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण आज भी दिया जा रहा है, आप भी जानते हैं। संविधान संशोधन अधिनियम 73 और 74 इसीलिए लाया गया। आरबीआई की स्थापना, अब देखिए आरबीआई की स्थापना की बात की गई, सीधी सी बात है उस समय, तो आप ये भी लिख दीजिए। राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग कब लाया गया यहाँ, और राज्य सेवा मतलब लोक सेवा आयोग केंद्र के लिए कब लाया गया था, 1919 के अधिनियम में, जिसमें यूपीएससी बनाया गया, और यहाँ पे राज्यों के लिए भी जोड़ा गया 1935 में। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बात जो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे किसके लिए, कि क्या क्या बातें हम लिख सकते हैं। पहला, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया, दलितों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक। क्रिटिसिज्म करनी है इसकी आपको। देखिए यूपीएससी में जब भी क्वेश्चन आए तो कुछ तर्क दीजिए, कुछ वितर्क दीजिए। वितर्क मतलब हो गया नेगेटिव पॉइंट, कुछ पॉजिटिव, फिर अंत में क्या करना है, एक बढ़िया सा आपको कंक्लूजन लिखते हुए आगे बढ़ जाना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, हो सकता है ये कुछ पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव ही तो था, सीधी सी बात है ना। विभाजन किया गया, भारतीय संघ की स्थापना की गई, उत्तरदायी सरकार लाई, आरबीआई लेकर आई, ये सब पॉजिटिव था, ये कुछ नेगेटिव था। तो आप बता सकते हैं जो जो चीज़ें पॉजिटिव लगी वो ले लिए। इसीलिए 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम जो 1935 का है, ये हमारे संविधान के विकसित होने में या बनने में मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, गवर्नर की परिषद में वही सदस्य शामिल हो सकते थे जो विधान परिषद में निर्वाचित होकर आते थे। वर्तमान में राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होती है। अब देखिए यहाँ पे गवर्नर की परिषद में वही सदस्य शामिल होते थे जो विधान परिषद में निर्वाचित होकर आते थे, मतलब उनका निर्वाचन होता था, वो आते थे और वो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह पे, मतलब वर्तमान में ये चीज़ देखा गया। उस समय जो गवर्नर की परिषद थी वहाँ पे भी लोग चुन के आते थे, और आज भी यही चल रहा है कि कार्यपालिका क्या होती है, सरकार के लोग तो ही होते हैं, और जो सांसद चुनते हैं उन्हीं वही जाके कार्यपालिका में बैठते हैं, उन्हीं से क्या बनती है, मंत्रिपरिषद।
और वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और राष्ट्रपति उस हिसाब से काम करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आज भी यही है। चलिए आगे बात करते हैं। 6 प्रांतों में 2 सदनों वाली विधायिका की व्यवस्था की गई। आज भी जानते हैं आप लोग, लगभग 6 ही प्रांत हैं जिसमें 2 सदन की व्यवस्था है। अनुच्छेद 169 क्या कहता है, राज्य विधानमंडल दूसरे सदन विधान परिषद की गठन की व्यवस्था कर सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात रहा 1935 के लिए, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, इसीलिए इन पॉइंट को आप लिख सकते हैं। एक बढ़िया सा क्या करेंगे आप, इंट्रोडक्शन लिखेंगे इन्हीं सब बातों को लेके, एक बढ़िया सा कंक्लूजन लिखेंगे कि हाँ जो अच्छी बातें थी हमने स्वीकार किया, जो बातें हमें लगा जैसे सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार ये गलत था, हमने इसको हटा दिया। ठीक है, और जो बातें सम्मिलित करने लायक थी हमने सम्मिलित किया। इस वजह से हमारा क्या हुआ, भारत संसद अधिनियम जो 1935 है वो हमारे संविधान बनने में एक बहुत बड़ा मेजर रोल या बहुत दूर का पत्थर, मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, ऐसे करके आप अपना कंक्लूजन ख़त्म कर सकते हैं। कोशिश करिएगा वो 1935 वाला सवाल एक बार लिखने की। ठीक है, क्वेश्चन जो है मैं एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। ये क्या लिखा है, क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था, चर्चा कीजिए। तो आप आराम से बता दीजिएगा कि कहीं ना कहीं हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई जिसमें प्रांतों को अनिवार्य कर दिया गया। लिखित रूप में राज्य केंद्र राज्य की शक्ति का विभाजन किया गया, इसके बारे में बता सकते हैं। यहाँ अनुच्छेद के बारे में बता सकते हैं जो इस समय करंट में अनुच्छेद हैं। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, सीधी सी बात है, इससे संघ मजबूत होगा। और परसंघीय स्थिति के बारे में भी बात कर रहा है। आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई क्या है, एक तरह का संघीय ही ढांचा है, क्योंकि वो बहुत सारे बैंकों को संभालता है और भारत का क्या है, सरकार का बैंक है। इसलिए लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को भी आरक्षण दिया गया, इससे क्या हुआ, परसंघीय और मजबूत होता है। राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, इससे क्या हुआ, वो भी अपने अधिकारी को चूज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये बातें आप लिख सकते हैं। गवर्नर की सदस्य, जो ये चीज़ें और ये चीज़ें, इन सब चीज़ों को आप कुछ नेगेटिव प्लस पॉइंट बना के बहुत अच्छे से उत्तर आपको फ्रेम किया जा सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था, चर्चा कीजिए। 200 शब्द, 12.5 नंबर। ठीक, लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगले सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे। मैंने बोला है लगभग 3 सेशन आएंगे और 3 सेशन में हम लोग क्या करेंगे, पूरी पॉलिटी का जो पार्ट है यूनिट 1 हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये सेशन आपको फ्रिक्वेंटली मतलब हर रोज़ नहीं मिलेगा, एक एक दिन करके मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग तैयार कर रहिएगा और इसको अच्छे से मेरे साथ जुड़िए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं अगले सेशन में।